पत्रकार मित्रों, आज कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे साथ धर्म कौशिक जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। माननीय हमारे मंत्री और वरिष्ठ नेता पुन्नूलाल मोहल्ले जी बैठे हुए हैं। हमारे वरिष्ठ नेता केदार कश्यप जी बैठे हुए हैं, अमित जी बैठे हुए हैं, नरेश जी बैठे हुए हैं और सभी हमारे साथियों की ओर से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। 4 साल गौरवशाली दिवस मनाने के लिए भूमिका क्या है? ये 4 साल छत्तीसगढ़ के लूट के, ये 4 साल छत्तीसगढ़ के हत्या, चोरी, भ्रष्टाचार घटनाओं से भरा हुआ है और जितनी बदनामी सरकार की इस 4 साल में देश भर में हुई है, उससे छत्तीसगढ़ का सिर सर्व से झुक गया है। ऐसे 4 साल के कार्यकाल को याद करते समय मैं याद करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, जब शांति का टापू कहलाता था। विकास की योजनाएं पूरे देश में जिसको सम्मान के साथ नाम लिया जाता था। छत्तीसगढ़ का गौरवशाली वो 15 साल का इतिहास रहा है, जिसमें केंद्र के द्वारा, वो चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हमेशा सराहना की गई और ऐसी योजनाओं का जन्म हुआ। 1 रुपये किलो चावल की योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री के नाम से जितनी योजनाएं बनी थी और चली थी, वो किसानों के 0% में ब्याज में सहकारी बैंक से कर्जा देने की योजना बनी हो, या डेवलपमेंट के कीर्तिमान स्थापित हुए 22,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी हो, या 30,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा हो, 29,000 नए स्कूल का निर्माण की कल्पना हो और 15 साल तक शांति के साथ छत्तीसगढ़ के लोग उस उत्सव को मनाते रहें, गौरव के साथ मनाते रहें। और आज स्थिति में 4 साल में परिवर्तन हुआ है। लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं, लोग दुखी महसूस कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ की स्थिति 2003 की स्थिति आ गई है। जो 2003 की स्थिति और 2003 के पहले की स्थिति थी, 2000 से 2003 का, उस समय जिस प्रकार राजनीतिक हत्याएं होती थी, लूट हत्या होती थी, आज फिर वो ही दिन लोग याद कर रहे हैं और लोगों के मन में आज वही भाव बना हुआ है कि ये कैसे परिवर्तन हुआ है। आम आदमी किस प्रकार भयभीत महसूस कर रहा है। अधिकारी, कर्मचारी से लेकर समाज के सभी वर्ग जिनसे जो वादा किया था, वो वादे के अनुरूप काम नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है ये गौरव का विषय नहीं, ये गर्त में ले जाने का विषय है। जिस दिशा में छत्तीसगढ़ को ले जाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज प्रदेश में गांजा तस्करी, ब्राउन शुगर, नशीली गोली, अफीम, चरस, शराब की तस्करी और ये ठगी का स्टार्टअप बन गया है छत्तीसगढ़। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, अंडरवर्ल्ड का गैंग का शूटर रायपुर में मिलता है, जुआ और सट्टा पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। इसका कारण ये हो रहा है कि आज स्थिति ये है, हर चीज़ बिकाऊ है। थानेदार की पोस्टिंग से लेकर एसपी की पोस्टिंग का आईपीएल की तरह रेट लगता है, फिक्स रेट है। किस थाने में जाना है, किस पुलिस अधीक्षक किसको बनना है, इनका रेट फिक्स है। पटवारी से लेकर कलेक्टर तक का रेट फिक्स है। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में दुनिया में कहीं नहीं होगी जो स्थिति छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। और ये पूरी सरकार की स्थिति ये है कि आज पूरे के पूरे थाने बिके हुए हैं और इसलिए जुआ, सट्टा, अपराध की लगातार वृद्धि हुई, जिसके आंकड़े मैं बताऊंगा। और इस आंकड़े को मैं तुलना करूंगा राष्ट्रीय स्तर में, जब नेशनल क्राइम ब्यूरो अपनी रिपोर्ट पेश करता है
और नेशनल क्राइम ब्यूरो जब रिपोर्ट पेश करता है तो उसका अध्ययन पूरे राष्ट्रीय स्तर में अध्ययन के साथ रिपोर्ट पेश करता है। और छत्तीसगढ़ आज हम कहाँ खड़े हैं, जब नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के जो आज गौरव दिवस मना रहे हैं उनको एक बार उस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए कि उस रिपोर्ट की क्या स्थिति है। दुष्कर्म के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 6वें स्थान में। क्या क्या कीर्तिमान है उसके मैं याद दिलाना चाहता हूँ। डकैती के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 5वें स्थान में है। फिरौती के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 4थे स्थान में है। हत्या के मामले में छत्तीसगढ़ 3रे स्थान है और आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में 2रे स्थान में है। ये हमारी उपलब्धि है। ये 4 साल गौरवमयी बिताने के बाद आज किसान से लेकर समाज के सभी वर्ग लूट, हत्या, फिरौती में कैसे परेशान हैं, तो उसके एक छोटे से आंकड़े नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है। ये कोई डॉक्टर रमन का रिपोर्ट नहीं है या भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट नहीं है। ये किस दिशा में छत्तीसगढ़ को ले जाना चाहते हैं। 2 दिन पहले की घटना, बिलासपुर में दिन दहाड़े पुलिस थाने से 500 मीटर दूर कांग्रेस के महामंत्री तथाकथित महामंत्री की गोली मार के हत्या हो जाती है। बाद में उसको हिस्ट्री सीटर घोषित कर दिया जाता है। उसके कार में महामंत्री का बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड लगे के साथ साथ जिस प्रकार की घटनाएं रायपुर में, जिस प्रकार दिन दहाड़े घटनाएं रायपुर में लूट की, हत्या की, अपराध की जिस प्रकार हो रही है, तो आज लोग घर से निकलने में डर से महसूस करते हैं। और पिछले 4 साल के कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछले 4 वर्षों में प्रदेश में 19,667 आत्महत्याएं हुई। पिछले 4 साल का आंकड़ा है। जब से माननीय भूपेश बघेल की सरकार बनी है, उस बघेल की सरकार बनने के बाद 4 वर्षों में 19,667 आत्महत्याएं, जिसमें से 431 किसानों ने आत्महत्या की, 1248 पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या की, 2008 हत्याएं हुई और 104 मानव तस्करी के मामले सामने आए और हम गौरव दिवस मना रहे हैं। ये है गौरवशाली। छत्तीसगढ़ में लूट, हत्या और आत्महत्या और पुलिस कर्मियों की आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये गौरवशाली क्षण मना रहे हैं, ये गौरव मना रहे हैं। और इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया, जो जन घोषणा पत्र की बात की, कांग्रेस ने उस जन घोषणा पत्र में 36 में से इनका कहना है कि हम 35 वादे पूरे कर चुके हैं। भूपेश जी, जब 36 में से 35 वादे पूरा कर चुके हैं तो आज लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? किसान क्यों आंदोलित होकर अपनी बात को कह रहा है? आपने ही वादा किया था। जन घोषणा पत्र की कॉपी मेरे पास उपलब्ध है, आपके पास भी उपलब्ध होगा। उस जन घोषणा पत्र की कॉपी में स्पष्ट है कि 2 वर्ष का किसान का बकाया बोनस जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया था, उन्होंने जन घोषणा पत्र में टी.एस. सिंहदेव जी ने अपने घोषणा पत्र में जारी किया था कि जो 2 साल का बोनस हमने नहीं दिया था, वो 2 साल का बोनस जन घोषणा पत्र में डालकर कि हम 3,716 करोड़ रुपया देंगे। आज 4 साल हो गए। 4 साल होने के बाद भी इनको ख्याल नहीं है कि 2 साल का बोनस किसान उसकी मांग कर रहा है। इन्होंने कहा था कि सहकारी बैंक के सारे कर्जे, सरकारी किसानों के सारे कर्जे माफ़ कर दिए जाएंगे। कर्ज 3 प्रकार का होता है, अल्पकालीन होता है, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन होता है। ये 3 प्रकार के कर्जे होते हैं। सरकार, किसान, छोटे बड़े किसान इसमें कर्जा लेते हैं। कोई दीर्घकालीन लेता है, कोई मध्यमकालीन लेता है, कोई अल्पकालीन लेता है। अल्पकालीन ऋण को छोड़कर बाकी कोई कर्जा माफ़ नहीं हुआ। और आज किसानों की स्थिति यह है कि उनके ज़मीन कुर्की होने की स्थिति में पहुंच चुकी है और ये मध्यकालीन और दीर्घकालीन कर्जा माफ़ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ अल्पकालीन ऋण को माफ़ करके छोड़ दिया गया। ये स्थिति आज छत्तीसगढ़ में है। बिजली चारों तरफ अंधेरा है। हम लोगों ने गांव-गांव कनेक्शन दिया, बस्तर से लेकर सरगुजा तक ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन को हमने बढ़ाया।
और सारी जगह काम किया। हमारे समय जो पंप के टोटल कनेक्शन थे वो 70,000 पंप कनेक्शन थे। जब हमारी सरकार बनी थी 4,65,000 पंप कनेक्शन हमने दिए। हर साल एवरेज 25 से 30,000 पंप कनेक्शन दिया करते थे। आज किसान का वेटिंग हमने उस समय समाप्त कर दिया था। आज स्थिति यह है किसानों का कि वेटिंग लिस्ट में आज किसानों को 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 2.5 साल इंतज़ार करना पड़ रहा है। और किसानों को इस साल बजट में उन्होंने कहा था मैं 21,000 नए पंप कनेक्शन दूंगा। साल निकलते आज अभी तक सिर्फ 8,000 पंप कनेक्शन हुए। 12,000 पंप कनेक्शन इस साल का वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ है। बिजली के बिल हाफ करने की बात करने वाले भूपेश सरकार, ये घोषणा पत्र में है इनकी सारी बातें मैं जो बोल रहा हूँ। बिजली बिल को हाफ करने वाले भूपेश बघेल जी, बिजली हाफ तो नहीं हुआ। इस साल के किसानों के और उपभोक्ताओं को जो बिजली का बिल फिक्स चार्ज के रूप में मिला है, आप कुछ लोगों को छोड़ दिए हैं, मगर 80% किसानों को फिक्स चार्ज में दो माह का अतिरिक्त बिजली का बिल वसूला जा रहा है। ये किसानों की स्थिति है। जिनका बिजली का बिल माफ़ करने की बात करते थे, सबको बिजली का कनेक्शन देने की बात कहा करते थे, न सबको बिजली का कनेक्शन मिला है, न बिजली का बिल हाफ हुआ है। ये स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में आज बनी हुई है किसानों की। किसान की स्थिति आज मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो घोषणा पत्र के तीसरे चौथे बिंदु महत्वपूर्ण थे। उन्होंने कहा था घोषणा पत्र में कि 60 साल के और 75 साल के आयु के ग्रामीण बंधुओं को घोषणा पत्र के अनुसार किसान पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन दिया जाएगा। 60 साल की उम्र को 1,000 रुपया, 75 साल प्लस वालों को 1,500 रुपये प्रति माह किसान पेंशन दिया जाएगा। ऐसे ढेरों सपने दिखाए, मगर ये सपने पूरे नहीं हुए। आज तक वो पेंशन की राशि बंद नहीं हुई। सबसे दुखद स्थिति छत्तीसगढ़ के महिलाओं की है। महिलाओं के साथ सबसे बड़ा ठग और छल किया गया। महिलाओं की स्थिति थी कि चुनाव के पहले बड़ी संख्या में इनकी सभाओं में लोग जाने लगे थे और एक आकर्षण था उस घोषणा में कि जैसे ही भारतीय जनता कांग्रेस की सरकार बनेगी हम शराबबंदी कर देंगे। और शराबबंदी का वादा इनके नेता राहुल गांधी जी की उपस्थिति में हुआ, इनके वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में हुआ। गीता और गंगा जल उठा के इन लोगों ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, बड़ी बड़ी बातें की, मगर आज शराबबंदी का दर्द महिलाओं को आज पूरी तरीके से पीड़ित किया जा रहा है। शराबबंदी तो नहीं कर पाए, शराब का गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़। और आज स्थिति ये है कि शराब की अवैध तस्करी में छत्तीसगढ़ 7वें स्थान में आ गया है। अवैध धंधा का बाजार जिस प्रकार चल रहा है, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में अवैध धंधे चल रहे हैं, आज इनकी शराबबंदी का नतीजा क्या निकला है, इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। शराबबंदी में मैंने पहले बताया कि अवैध तस्करी के मामले 7वें स्थान में है। शराबबंदी के घोषणा के बाद 3 उपलब्धि। पहले उपलब्धि की कि सरकार ने कहा कि हम सबसे पहले विधायकों की समिति बनाएंगे, अन्य राज्यों में अध्ययन करने जाएगा और अध्ययन करके आगे बताएगा कि शराबबंदी कैसे की जाए। वो आज तक समिति ने अपनी कोई रिपोर्ट नहीं पेश की। विधानसभा में वादा किया, मगर वो वादा आज तक अधूरा का अधूरा है। दूसरा, शराबबंदी की घोषणा के समय सिर्फ 700 दुकानें थी शराब की पूरे छत्तीसगढ़ में। 700 दुकानें। शराबबंदी की घोषणा की जैसे ही वादा किया है, दुकानें आज 1491 हो गई। जस्ट डबल, दुगने से ज़्यादा शराब की दुकानें हो गई। तीसरा उपलब्धि शराब के दुकान को बंद करने का घोषणा का ये हुआ, इन्होंने जो घोषणा किया था कि हम कोरोना काल में घर घर दवाई पहुंचा के देंगे, मगर पूरे कोरोना काल में कहीं भी कोई दवाई होम डिलीवरी नहीं दी गई, घर पहुंचाकर दवाई नहीं दिया गया। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के शासनकाल में, भूपेश के शासनकाल में ये जो गौरवशाली दिवस मना रहे हैं, शराब की होम डिलीवरी की गई। और पूरे कोरोना काल में हिंदुस्तान में सर्वाधिक शराब बेचने वाला पहले नंबर का कोई राज्य यदि बना है तो छत्तीसगढ़ ने इसमें भी गौरवशाली उपलब्धि हासिल की है।
और इसलिए गौरव दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं। महतारी सम्मान निधि के बारे में इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है 500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया, आज तक न 500 रुपये मिला न महतारियों का सम्मान बढ़ा। सर्व विधवा पेंशन योजना इनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को आकर्षण करने के लिए, महिलाओं हमारी विधवा बहनों को अपने साथ लेने के लिए झूठे घोषणा किए। छत्तीसगढ़ की सभी विधवा बहनों को 1000 रुपया प्रति माह देने का वादा किया था। 4 साल निकलने के बाद भी आज इनको विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, न इसके संबंध में कभी चर्चा विधानसभा के अंदर हुआ, न कुछ इन्होंने घोषणा की। इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं विधानसभा में की, जिसकी याददाश्त मैं उनको दिलाना चाहता हूं। ये जल संसाधन विभाग की बात जब कर रहे थे तो घोषणा पत्र में इन्होंने डाला है सिंचाई का रकबा दुगना किया जाएगा 5 साल में। सिंचाई का रकबा दुगना तो नहीं हुआ, सिंचाई के रकबे को बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा था बोध घाट जैसे परियोजना बस्तर में, इसका हम 3 साल में निर्माण कार्य प्रारंभ कर देंगे, क्रियान्वयन शुरू कर देंगे। उसी दिन विधानसभा में मैंने कहा था कि बोध घाट परियोजना शुरू नहीं कर सकते, इस योजना का डिटेल सर्वे हुआ नहीं है। मैंने चुनौती दी थी कि आप 5 साल में इसका डिटेल सर्वे ही करा लें भूपेश जी, मगर आज मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक बोध घाट परियोजना जो बस्तर की सबसे बड़ी परियोजना है उसका आज तक सर्वे नहीं हो पाया। बजट में 1 रुपये का प्रावधान नहीं रखा गया। उस क्षेत्र के बारे में उन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाया, बस्तर में लोगों को झांसा दिया कि चुनाव जीतने के लिए फिर चुनाव आ रहा है, फिर बोध घाट का झुंझुना थामे बस्तर में जाएंगे और फिर बोलेंगे कि हम बोध घाट परियोजना को लागू करने वाले हैं, बस्तर के लिए विकास के काम करने वाले हैं। इसी प्रकार केलो योजना की स्थिति क्या है, पूरे सिंचाई परियोजना जितनी भी चल रही है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ मैं। जब सिंचाई का प्रतिशत दुगना करने की बात होती है तो सिंचाई के बजट में दुगने की वृद्धि होनी चाहिए, मगर आप आश्चर्य करेंगे कि 4 साल बीतते बीतते सिंचाई के प्रतिशत में सिर्फ और सिर्फ 6% की वृद्धि हुई। कहाँ दुगना करने का घोषणा किया था और कहाँ सिर्फ और सिर्फ 6% सिंचाई के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। युवाओं के लिए बड़ी बड़ी बात कही गई थी, युवाओं के लिए बड़े बड़े घोषणा किए थे, युवाओं के फॉर्म भराए गए थे गांव-गांव में जाकर, और जन घोषणा पत्र में कहा गया था कि उनको राजीव मितान योजना के तहत 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता हम देंगे। सब गांव में फॉर्म भराए गए थे, 10 लाख लोगों के आंकड़े तय किए थे। आज बेरोजगार नवयुवक गांव-गांव में इनको ढूंढ रहा है, देख रहा है कि कहाँ गए बेरोजगारी भत्ता देने वाले भूपेश बघेल जी और उनकी टीम, और वो फॉर्म आज भी वो लेके घूम रहे हैं जो पुराने फॉर्म इनके पास पड़े थे, जिसमें इन्होंने 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने के लिए वादा किया था और विश्वास उनको दिलाया था। ये आज भी उनके युवकों की स्थिति ये है। छत्तीसगढ़ में आज युवकों को गुमराह किया गया है। युवकों को आज छत्तीसगढ़ के 40% से ज़्यादा नवयुवक आज नशे की गिरफ्त की ओर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और हम गौरव दिवस मना रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी हमें गौरव मना रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में जहां मैंने बताया आपको कि हमने करीब 30,000 नए स्कूल, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल खोले। हमने बस्तर से सरगुजा तक स्कूलों की श्रृंखला डाली। हमने एकलव्य विद्यालय के साथ साथ हमने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए, निःशुल्क प्रवेश के लिए बस्तर से शुरू किया और वहाँ पे एजुकेशन हब की शुरुआत करके पूरे छत्तीसगढ़ में ले जाने का प्रयास किया। आज क्या स्थिति है? आज पुराने भवन को भी रिपेयर करने का फंड जिनके पास नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग की सबसे बुरी हालत है। पुराने भवन जर्जर हैं, गिरने की स्थिति में हैं। शिक्षा की स्थिति और उच्च शिक्षा की स्थिति ये है कि आज महाविद्यालय में कोई इनके जाने को तैयार नहीं है। 2 योजनाएं बड़ी योजनाएं जिसमें राज्य सरकार को फंड देना नहीं है, जहां राज्य सरकार की हिस्सेदारी नहीं है, उन योजनाओं में भी केंद्र सरकार राज्य सरकार काम करने को तैयार नहीं है।
16 लाख आवासहीनों के जो छल भूपेश बघेल ने किया है, 16 लाख आवास केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत हुआ। हम लोगों के दौरान में हम लोगों ने इसके लिए पूरा प्रयास किया था। 16 लाख आवास लौट गया, इसलिए कि इन्होंने जो 40% मैचिंग ग्रांट देना था वो 40% मैचिंग ग्रांट नहीं दिया। इसकी वजह से ये सारे के सारे आवास आज अधूरे पड़े हैं, गिर रहे हैं, जर्जर हो रहे हैं। किसी ने अपना कुछ बेचकर मकान थोड़ा बहुत बना लिया है, तो आज उनकी दिवालिये की स्थिति हो रही है। ये आज स्थिति ये है कि आपने 55,000 करोड़ का कर्जा लिया, 10,000 करोड़ का और कर्जा ले लेते, किसान गरीब के लिए ले लेते, उन आवासहीनों के लिए ले लेते, तो कोई आपत्ति किसी को नहीं होती। मगर इनकी प्राथमिकता वो किसान, वो आवासहीन अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति नहीं है। ये उनके लिए काम नहीं करने वाले हैं, ये शराब माफिया के लिए काम करने वाले हैं, ये रेत माफिया के काम करने वाले हैं। दूसरी बड़ी योजना, जहाँ जल जीवन मिशन के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी महत्वाकांक्षी योजना चल रही है कि सबके लिए पानी की व्यवस्था की योजना 2024 तक पूरा करने की योजना है। प्रधानमंत्री जी हर घर टैप का वाटर ले जाने के प्रयास कर रहे हैं कि नल से पानी हर व्यक्ति तक मिल जाए, उसके लिए कार्य योजना बना के काम कर रहे हैं। मगर उस पूरी कार्य योजना को फेल करने का काम भूपेश बघेल कर रहे हैं। इस योजना में जो जीवन में परिवर्तन लाएगा, जैसे आवास परिवर्तन लाता है, वैसे ही नलकूप, किसी घर में नल लग जाए, एक टेप लग जाए, उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, उसकी बीमारी दूर होगी, हाइजीन भी रहेगा और स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा। आज जल जीवन मिशन में छत्तीसगढ़ सरकार की स्थिति यह है कि टोटल प्रोजेक्ट जो बनाए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ 24% कंप्लीट हुए हैं, 24%, 76% अपूर्ण काम है। ये उपलब्धि सरकार की है कि जहाँ पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिल रहा है, इसलिए नहीं बन पा रहा है कि इनके अपने जो मैचिंग ग्रांट देना था वो मैचिंग ग्रांट ना देके केंद्र सरकार के पैसे का ही निर्माण कार्य कर रहे हैं जल जीवन मिशन में, बाकी कामों को रोक दिए है। इसलिए यही स्थिति बनी हुई है। मैं प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में थोड़ी बताना चाहता हूँ कि प्रदेश में निर्माण कार्य, विकास काम तो सब ठप पड़े हैं। लोगों को ये लगता है कि सरकार कर्ज ले रही है तो बहुत अच्छा बनेगा, कहीं सड़क बनेगा, कहीं फ्लाईओवर बनेगा, कहीं पुल बनेगा, कहीं पुलिया बनेगा, कहीं महाविद्यालय भवन बनेगा, कहीं पे नए बांध को निर्माण होगा, सिंचाई की परियोजना होगी। मगर हमारे यहाँ स्थिति ये है कि 4 साल में 55,000 करोड़, यानी हम जितना कर्जा हम 15 साल में नहीं लिए थे, ये 4 साल में 55,000 करोड़ रुपया ले रहे हैं। प्रति व्यक्ति के ऊपर 30,000 रुपया का कर्ज अपने आप हो चुका है भूपेश जी की सरकार। अब आप कर्ज ले भी रहे हो भाई, तो उस कर्ज का उपयोग क्या कर रहे हैं? कहीं सड़क, कहीं पुलिया, कहीं पुल, कहीं स्कूल बना रहे हैं, उसके लिए नहीं बना रहे। इस पैसे का उपयोग हमने पूछा कि कहाँ कर रहे हैं आप, किस काम के लिए कर रहे हैं? तो धान खरीदी में कर रहे हैं, तो धान खरीदी में भी इसका उपयोग नहीं हो रहा है। 4 साल में मैं आपको बता दूं, केंद्र से 1,58,000 करोड़ रुपया राजस्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला, 4,000, इसका भी उपयोग नहीं कर पाए। दूसरी महत्वपूर्ण विषय, 4 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा राज्य को मिलने वाले ग्रांट 80,132 करोड़ रुपया अनुमानित था जो ग्रांट मिलना था, मगर मैचिंग ग्रांट न देने की वजह से राज्य को सिर्फ 43,000 करोड़ रुपया मिला है, जो मिलना चाहिए था। टोटल 80,000 करोड़ का ग्रांट मिलना था, तो ये आज भी अधूरा पड़ा है। अब ये धान के बारे में बात करते हैं कि हम धान में बड़ी वाहवाही लेते हैं कि धान में मैं किसानों को मदद कर रहा हूँ। कितना? पूरी धान की खरीदी में, धान उपार्जन की पूरी प्रक्रिया में केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा मिलता है, वो पैसा 50 से 51,000 करोड़ रुपया अकेला केंद्र सरकार देती है। 51,000 करोड़ रुपया धान उपार्जन में केंद्र सरकार से मिला, इनका हिस्सा सिर्फ 11,000 करोड़ है। कहाँ 51,000 करोड़ केंद्र सरकार का?
केंद्र सरकार का कहीं नाम नहीं है, और ये वाहवाही लेते हैं कि पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार का आ रहा है, और केंद्र सरकार के आने की वजह से आज ये स्थिति है। इनके पास ये कर्जा ले जरूर रहे हैं, मगर सड़क का मरम्मत कर रहे हैं, ना पुल का निर्माण कर रहे हैं, ना पुलिया का निर्माण कर रहे हैं। घोषणा पत्र के एक और महत्वपूर्ण बिंदु, कर्मचारियों से छल। आज गौरव दिवस जरूर मना रहे हैं, मगर लाखों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी नियमित करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं, लगातार इनका आंदोलन चल रहे हैं, और उनकी मांग सिर्फ ये रहती है कि उन्हें नियमित किया जाए, उनके जो लोग की मौत हो गई है उनको अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। मगर ये सरकार घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से वादा करने के बाद, विश्वास दिलाने के बाद कि हम ये घोषणा इनके लिए कर्मचारियों को, हम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रेगुलर करेंगे, पर आज तक इनका निराकरण नहीं हुआ। हजारों विधवाएं यहाँ बैठी हुई हैं, आंदोलन कर रही हैं। सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाओं को बंद कर दिया। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना, गरीब बेटियों के लिए कन्यादान योजना जैसे जन कल्याण योजना को इन्होंने बंद करके रख दिया है। अब ये सरकार गौरव दिवस मना रही है, 4 साल गौरव के। छत्तीसगढ़ की पहचान, छत्तीसगढ़ से बाहर चले जाएं, किसी भी राजधानी में चले जाएं, और आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ से आए हैं, तो आप बोलेंगे छत्तीसगढ़ से। तो जिस छत्तीसगढ़ की पहचान एक विकसित राज्य के रूप में होती थी, एक डेवलपिंग स्टेट के रूप में होती थी, जो विकास के लिए जाना जाता था, जो शांति का टापू था, आज जैसे ही आप दिल्ली, छत्तीसगढ़ के बाहर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो बोलेंगे उसी भूपेश बघेल के राज्य के हैं, जो ईडी और सीडी के मामले में जिसका अपराध चल रहा है। तो हमारी पहचान ईडी और सीडी की बन गई, हमसे चिपक गया है ईडी और सीडी, और ये मुक्त नहीं होता। ईडी और सीडी छोड़ेगा नहीं। ईडी और सीडी हमारी पहचान है। हिंदुस्तान का गौरवशाली 4 साल में 4 सीटेड मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बना हुआ है, ये गौरव का विषय हमारे लिए। सीडी के मामले में अश्लील सीडी दिखाते हुए जेल के अंदर रहने वाला मुख्यमंत्री हमारा मुख्यमंत्री है, ये हमारे लिए गौरवशाली दिन है। पहली बार हुआ है इनकम टैक्स के अधिकारी, ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री के विभाग के अधिकारियों के निवास पर बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हैं। प्रदेश की यह स्थिति है कि मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर मुख्यमंत्री विभाग तक के अधिकारी या तो जेल में हैं या तो बेल में हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री इसमें लिप्त नहीं है? जब उप सचिव भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं तो नैतिकता के आधार में मुख्यमंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आज 4 साल के इस गौरवशाली गौरव दिवस मना रहे हैं, तो मैं एक ही आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से। धन्यवाद।